लखनऊ से है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। सपा एमएलसी संतोष सिंह साइकिल से पहुंचे हैं। विधानसभा वहां पर पोस्टर लगाकर संतोष सिंह पहुंचे। विधानसभा बीजेपी सरकार को संतोष सिंह ने घेरा है। बीजेपी की सरकार को संतोष सिंह ने घेरने का काम किया। महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा है। साइकिल लेकर पहुंचे और उसके बाद महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की कोशिश संतोष सिंह ने की है। तो जिस तरीके की आशंका है कि जब यहाँ पर मानसून सत्र शुरू हो रहा है तो हंगामेदार आसार रहेंगे, तो उसी तरीके से अब सदन के बाहर भी, सड़क पर भी इस तरीके की तस्वीर आ गई है, जहां पर सपा एमएलसी पहुंचे हैं संतोष सिंह और उन्होंने यहाँ पर साइकिल लेकर पहुंचे और साइकिल पर एक तख्ती लेकर पहुंचे जिसमें महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र किया। तो सरकार को घेरते हुए, सत्र की शुरुआत से पहले ही सरकार को घेरता हुए विपक्ष के विधायक नजर आ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। साइकिल लेकर पहुंचे, महंगाई और बेरोजगारी की तख्ती साइकिल पर लगाकर पहुंचे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। कुछ देर में कार्रवाई शुरू हो जाएगी और सपा एमएलसी संतोष सिंह साइकिल से पहुंचे, जहां पर उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी का एमएलसी हूँ वाराणसी से। माइक नीचे करो भाई, थोड़ा नीचे। देखिए, लगातार जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश और देश में कमर तोड़ महंगाई है और अपराध चरम पे है। आज गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, हर आदमी सरकार से त्रस्त हो गया है और आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देख लिया जिस तरह से सरकार आरक्षण को समाप्त करना चाहती थी और पूरा प्रदेश और पूरे देश ने आज समाजवादी पार्टी को इतना बहुमत दिया कि आज उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी और देश की नंबर 3 की पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। और ये जो शुरू होने जा रहा है मानसून सत्र, आज उसमें हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे और लड़ने का काम करेंगे। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और सड़क पर भी ये विधायक घेरते हुए सरकार को दिखाई देने लगे? नहीं, देखिए, अभी आपको बता दूं कि जिस तरह विधानसभा में सपा के विधायक जाहिद बेग जो है भदोही से, वो पहुंचे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने शरीर पे पर्चा लगा रखा था जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजों को लेकर उन्होंने लिखा था कि सरकार इसमें नंबर 1 है। तो जाहिद बेग का कहना है यही है और समाजवादी पार्टी के जितने विधायक वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो पूरी तरह से फेल नजर आ रही है, महंगाई चरम पे है और जो पुलिस कस्टडी में जो हत्याएं हो रही है उसको लेकर लगातार विधायक जो है अब सरकार को घेरते नजर आ रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अपना बयान सदन में दिया है। सदन के बाहर, सदन के अंदर अब वो जा रहे हैं। सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है। जैसे कार्रवाई देखिए शुरू होगी, कहीं ना कहीं सपा के विधायक वेल में आके नारेबाजी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज आक्रामक रवैया दिखाया बाहर, तो ये इससे माना जा रहा है कि सदन में हंगामा होना लाजमी है। और समाजवादी के विधायक जो है वो कहीं ना कहीं इस महंगाई का मुद्दा जो है, पेपर लीक का मुद्दा है और कहीं ना कहीं अग्निवीर का मुद्दा है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके समाजवादी पार्टी या सरकार को घेरने का काम करेगी। और उसको रवि एक चीज और बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों ठीक है राशिद, आपने बताया, क्योंकि इस वक्त हम सीधे अपने दर्शकों को यूपी की विधानसभा में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सत्र की कार्रवाई, मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई। इसमें पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में श्री ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में श्री अनिल कुमार जी को, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में श्री दारा सिंह चौहान जी को और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री सुनील शर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये 4 माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के सदस्य थे या उच्च सदन के सदस्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में शामिल करके उनका परिचय मैंने इस माननीय सदन के सम्मुख कराया है। धन्यवाद। नतीखा प्रश्न संख्या 1, डॉक्टर रागिनी।
माननीय माननीय नेता माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष को, क्योंकि आज माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट इस समय एक सेकंड मैं आधे से भी आधा लूंगा। आप बैठिए, इसके लिए आभार प्रकट। आप बैठिए, एक सेकंड बैठ जाइए, एक सेकंड। क्या था? अरे मैं, क्योंकि हम सबके लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नए मंत्रियों का परिचय कराया, आज इस सदन में एक नई जिम्मेवारी के नाते से नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा हमेशा। 7 बार विधायक रहने का इनको गौरव प्राप्त है। 7 बार बहुत लंबा पीरियड होता है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी आपने सुशोभित किया 2 बार। आपके मार्गदर्शन में हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज नेता प्रतिपक्ष की जगह आपको बैठकर देखकर मेरे को बहुत प्रसन्नता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने में एक सकारात्मक चर्चा, जिस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अच्छी चर्चा होती है, उसमें आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो शब्द आप मेरे लिए प्रकट किए उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्रदेश में बहुत गंभीर समस्याएं आ गई। बाढ़ भी है, कानून व्यवस्था भी है, विद्युत व्यवस्था भी है और भ्रष्टाचार भी है। इस सब पे चर्चा करेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका अधिकार है विभिन्न नोटिस देने का, तो आप देंगे, हम सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और सरकार सबका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी। मैं अरे रुको ना यार, वो बोलने दो, पता तो चले कि आर्टिफिशियल नहीं है। अब हम बोल चुके। चलो माननीय सदन, चलो। अरे वर्मा जी, अब आप क्या चाहते हो? नहीं, इससे तो दूर नहीं होंगी। आपका विषय क्या है? विषय यह है कि आज नेता प्रतिपक्ष ने बिजली के ऊपर नियम 56 में सूचना दी है। उसको मैंने स्वीकार किया है। जो सूचना आपने दी है उसको मैंने स्वीकार किया, तो उसके ऊपर चर्चा होगी नियम 56 पर। तो आप क्यों ये करना चाहते हैं? चलिए, आपका मैसेज हो गया। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं, आप प्रश्नकाल में रुचि ले रहे हैं तो आप चलो। अगर आपकी प्रश्नकाल में रुचि नहीं है श्रीमान अतुल प्रधान, तो आप यहां खड़े हो सकते हो। मैं अभी करते हैं, दूर बैठो, चलो अपनी जगह में आप बैठो, करते हैं दूर। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है, मैंने उस सूचना को स्वीकार किया है। आपके द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार किया है। अभी नियम 56 मद आएगा तो मैं आपसे सुनूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाएं। अगर आप गंभीरता से, अगर आप चाहते हैं कि हाउस स्थगित ना हो, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि आगे विधानसभा का आज का सत्र अच्छी तरीके से चले, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग अपनी सीट पर चले जाएं। अगर आप अपनी सीट पे जाएंगे तो अच्छी तरीके से हाउस चलेगा, आपकी बात आएगी। आप लोग चलें, प्लीज चलें। आज चलने दो। हाँ, या आप मुझे टेस्ट करने आए थे कि अपना टेस्ट देने आए थे?
तो विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। यूपी विधानसभा में कार्रवाई जारी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो 4 कैबिनेट मंत्री हैं उनका जिक्र किया, उनका स्वागत किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद सपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष का भी यहाँ पर स्वागत किया गया है। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, ये कार्रवाई हंगामेदार है। सदन के बाहर जहाँ सपा के विधायक साइकिल पर तख्ती लेकर पहुंचे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए पहुंचे, वहीं सदन के अंदर भी कार्रवाई शुरू होते ही सपा के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो विद्युत कटौती को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। हालांकि यहाँ पर नियम 56 के तहत उसको स्वीकार भी किया गया है और यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से यही कहा गया कि उस पर चर्चा की जाएगी। पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी से है कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए सरकार के द्वारा क्या योजनाएं बनाई गई हैं उसके रोकथाम के लिए, हमारे गरीब जनता की मदद के लिए। अध्यक्ष जी, बड़ा ही निराशापूर्ण जवाब आया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब जब सत्र में पिछले 2.5 वर्षों में आपके विभाग के द्वारा जब भी प्रश्न पूछे गए हैं तो आपका एक सेम आंसर है कि हमने इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेज, इतनी डायलिसिस की मशीन, इतने एम्बुलेंस। अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा ही स्पष्ट सा सवाल था और अगर आपने ये बताया है कि आपके इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो मैं इस सदन के माध्यम से जौनपुर से जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसकी कुछ पिक्चर है वो आपको दिखाना चाहूंगी कि जहाँ पे काला पानी तैर रहा है, जो बिल्डिंग है वो बनने से पहले खंडहर हो चुकी है, ये स्थिति है। और आप इसे गिना करके जवाब देना चाहते हैं कि आप अपने विभाग में क्या कार्य कर रहे हैं। मैं ये टेबल कर दूंगी अध्यक्ष जी, ताकि ये मंत्री जी के पास जो असली पिक्चर्स है वो पहुंचे और उन्हें पता चले कि जो बार बार आप ये कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, जिला अस्पताल बना दिए, उन जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है। कुछ दिन पहले वहां के बच्चे धरना दे रहे थे जिन्हें हम देश का भविष्य और आगे मेडिकल कॉलेजेस में एज ए डॉक्टर देखने वाले हैं। आज उनके पास ना शुद्ध पेयजल है, ना बिजली है, ना पानी है। हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे मंत्री जी? हमारे तो डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, कभी डेंगू, कभी मलेरिया और कभी जॉन्डिस से। ये स्थिति है अध्यक्ष जी। इट इज रियली शेम फॉर द यूपी हेल्थ मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। और आज सेंट्रल में तीसरे टेन्योर के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेजेस की ये स्थिति है, डेफिनेटली अ शेम फॉर दिस सरकार कि आप इस तरीके की स्थिति ला करके रखी है आपने। अध्यक्ष जी, जवाब में इन्हें ये देना चाहिए था कि गंभीर बीमारियों के लिए जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो पैलिएटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स हो, चाहे आपके ऑन्को सर्जन्स हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, न्यूरो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हो, चाहे आपके कार्डियो सर्जन्स हो, सीटीवीएस के सर्जन्स हो, आपने कितने डॉक्टर्स को बढ़ा, कितने डॉक्टर्स को आपने बढ़ाया? आज पेशेंट्स के अनुपात में आपके पास कितने आईसीयू के बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं? अगर ये जवाब आता तो वाकई मुझे लगता कि आपके विभाग को कोई जानकारी है और सही में आप सरकार की और जनता के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं वापस से अपने प्रश्नों पे आऊंगी कि मंत्री जी, सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 प्रश्न हैं और उसके उत्तर गोल गोल ना घुमा करके सीधी तरीके से बस बता दीजिए कि आज उत्तर प्रदेश कैंसर जैसी बीमारी में देश में टॉप कर रहा है। ये प्रदेश आज इस समय वर्तमान में 2024 में हमारे पास कैंसर के 16 लाख मरीज हैं और हर वर्ष 2 लाख मरीज आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन गरीब मरीजों के पास ना तो पैसा है इलाज कराने के लिए और ना अस्पतालों में बेड। इन परिस्थितियों में अगर वो मरीज किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है, बड़ा बड़ा एस्टिमेट मिलता है। क्या सरकार कैंसर के सारे उत्तर प्रदेश के मरीजों को उनका जो एस्टिमेट जहां से भी बन करके आता है उसका एक मुश्त में पैसा उपलब्ध कराएगी कि नहीं कराएगी? मेरा दूसरा सवाल है मंत्री जी कि आज जब आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, पेशेंट्स के अनुपात में वेंटिलेटर और आईसीयू कितने हैं,
तो इन परिस्थितियों में जितने भी आपके प्राइवेट उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं, जहां पे वेंटिलेटर्स और आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, उनको पीपीपी मॉडल पे, सरकार तो पीपीपी मॉडल पे बहुत काम कर रही है। जगह जगह पर आप इसके बारे में एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। तो आईसीयू और वेंटिलेटर, क्योंकि ये ऐसे मरीज होते हैं, ब्रेन हैमरेज के मरीज होते हैं, इनके पास समय नहीं होता है। मंत्री जी, अगर एक्सीडेंट हो गया, आज बीपी बढ़ गया और ब्रेन हैमरेज हो गया, तो तुरंत उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, न वेंटिलेटर पे देने के लिए, न उन वेंटिलेटर्स पे रहने के बाद। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि पीपीपी मॉडल पे जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको ऐड करते हुए हमारे मरीजों को मुफ्त में इलाज और समय पर इलाज दिलाने के लिए क्या सरकार काम करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। आपका जो सवाल था कि उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मृत्यु दर को घटाने के लिए क्या काम कर रही है, हमने इस संबंध में स्पष्ट जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के माध्यम से, टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स के माध्यम से लगातार उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने का काम किया है। जहां तक गंभीर मरीजों के धनाभाव का सवाल है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश में लागू है। और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में। और हमने सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी उसमें चिन्हित किया है, रजिस्ट्रेट किया है, वहां भी हम निःशुल्क इलाज दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है एम्बुलेंसेज के बारे में, हमारी 102 एम्बुलेंसेज और 108 एम्बुलेंस लगातार काम कर रही है। 2200 एम्बुलेंस हमारे पास 108 की है, 2270 एम्बुलेंस हमारे पास 102 की है, और इनको हम लगातार मरीज को अस्पतालों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डायलिसिस की चिंता हम आप माननीय सदस्य ने की। डायलिसिस के बारे में उत्तर प्रदेश में इससे पहले जिला स्तर पर डायलिसिस नहीं होते। बड़े शहरों में कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बनारस जैसे बड़े शहरों में होते थे। डायलिसिस की सुविधा देने वाला राज्य 74 जनपदों में आप हर जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 बेड उपलब्ध है, जिससे डायलिसिस की सुविधा हम दे पा रहे हैं। 71 हमारे जिला चिकित्सालय है जहां हम सिटी स्कैन की सुविधा पहली बार दे पा रहे हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सिटी स्कैन की सुविधा नहीं होती। इसके अलावा टीबी रोगियों के बारे में आपने चिंता ही नहीं की। टीबी रोगियों के बारे में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने टीबी रोगियों को इतनी बड़ी संख्या में चिन्हित किया है, और चिन्हित करने के साथ साथ टीबी से मुक्ति दिलाने के लिए हम उनको गोद भी ले रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी, हमारे माननीय विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, और उनको पोषण सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। टीबी की रोगियों की संख्या में हम तेजी के साथ कम करने के तरफ तेजी के साथ आगे काम कर रहे हैं। इसके अलावा सभी जिला चिकित्सालयों में हमने क्रिटिकल केयर यूनिट बनाए हैं जो आज तक नहीं थे, जो 50 और 100 बेड के हैं, जहां पर हम सभी टर्शरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जहां तक स्पेसिफिक सवाल कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए है, हम आपको बताना चाहते हैं आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अपना निधि है और मुख्यमंत्री जी की जो व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी जारी करते हैं गंभीर मरीजों के लिए, ऐतिहासिक देश से पहली बार दोनों जगह मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य बैठे विपक्ष के भी, अगर सही बोलेंगे तो पहली बार मुख्यमंत्री सहायता कोष से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जो भी मरीज मांगता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी इसमें विभाजन नहीं है। जो भी मरीज मांगता है उसको आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, दल को हम लोगों ने नहीं देखा है। आप लिस्ट उठा करके देखेंगे, बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री सहायता कोष से हमने सहायता गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को प्रदान की है जिन्होंने डिमांड किया है। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, जहां तक एक सवाल प्रश्न में विस्तार से आपने बोला जौनपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में, वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी हम किसी को नंगा नहीं करना चाहते, किसी को आईना दिखाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया तो मैं स्पष्ट कर दूं, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ। आप सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए। अब देखिए,
उत्तर सुनो। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज सुनिए। अरे बैठो ना तुम। अरे सुनो भैया, विधायक जी, अरे बैठो प्लीज। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आप नहीं। किसी में बनना शुरू हुआ। रुकिए, अभी रुकिए ना, फीस नहीं। अरे उत्तर आ जाने दीजिए प्लीज। उतारो भैया, पानी पी लो। मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, मुझे रोक रहे हैं कि ऊंचा मत बोलो। आप भी मेरा सहयोग करो। चलो देख लूंगा, वो अनुचित होगा तो अच्छा। मैंने निकाल दिया जाए, उसको निकाल, उसको निकाल देंगे। अध्यक्ष जी, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भाई साहब लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ और उसमें टेंडर मिला टाटा कंपनी को। टाटा कंपनी के अधिकारियों को जबरदस्ती बलात् एक व्यक्ति को इन्होंने काम दिला दिया और वो भगोड़ा साबित हुआ, भाग गया और काम की गुणवत्ता को पैसे लूट करके खा गया। उसकी जांच चल रही है। यही लोग बनाने वाले हैं, यही लोग बनाने वाले हैं। जब आप एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ उठती है। भ्रष्टाचार की जमीनी रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोटि की हम लोग प्रदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? अध्यक्ष जी, पहली बार मैं बता दूं, पहली बार, चूंकि माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है। एक बात साहब सुनिए, आप जो चिकित्सक है समझ पाएंगे, जो जांच भी कराएंगे और जेल भी भेजेंगे, कोई बचेगा नहीं भ्रष्टाचारी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है। पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक रिवर्स बिडिंग से दे रहे हैं। आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं है। प्लीज बैठिए। तूफानी जी बैठिए। ठंडा पानी पियो। मिस्टर तूफानी आप बैठिए, आपको इजाजत नहीं है। नहीं, किसी को कोई इजाजत नहीं, आपको भी नहीं है। उत्तर आ जाने, आप संतुष्ट हो या ना हो। आप नहीं, तूफानी जी जो कुछ भी तूफानी जी कह रहे हैं नहीं लिखा जाएगा। बैठिए तूफानी जी। नहीं है, आपको इस बात की इजाजत नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक। जो कुछ इन्होंने बोला नहीं लिखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी बीच में खड़ा होकर बोलना शुरू कर देगा। डॉक्टर आगे नहीं बैठिए। जिनका प्रश्न है बस लास्ट प्रश्न पूछेंगे बस। अध्यक्ष महोदय, मैं दोषी मंत्री जी को नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एक समय था कि एक डॉक्टर को नियुक्त किया जाता था उस पद पे। क्योंकि आज अगर इस सरकार को लगता है कि गूगल खोल करके आप डॉक्टर बन जाएंगे और आपको इस विभाग के बारे में A to Z सब पता चल जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन जब तक एक डॉक्टर नहीं होगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी। और आज सिर्फ मरीजों का नहीं, डॉक्टरों का भी बहुत बुरा हाल है आपकी सरकार से। और प्रश्न क्या मैं आपका? आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार डीजीएमई के पद को चेंज करके IAS ऑफिसर से हटा करके एक डॉक्टर जो उस विभाग के बारे में पूरी जानकारी रखता हो उसको वहां पे बिठाएगी या नहीं बिठाएगी? अध्यक्ष जी, सवाल तो ये स्वास्थ्य विभाग से इन्होंने लगाया है, सवाल इन्होंने चिकित्सा शिक्षा का पूछा है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास किया है और इसको हमने निर्णय लागू किया है। उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में टीबी का जिक्र कर दिया है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं क्या प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी की दवा उपलब्ध है? यदि नहीं है तो कब तक पहुंचा देंगे? टीबी की दवा माननीय अध्यक्ष जी हर जगह उपलब्ध है। चूंकि ये दवा उत्तर प्रदेश में बनती नहीं है, बाहर से आती है, लगातार हम दवाई उपलब्ध करा रहे हैं और हम स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। प्रश्न संख्या 2 शहतुल प्रधान। 9 शहतुल प्रधान। आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर उत्तर लेने का मौका दिया। आप प्रश्न पूछने का, उत्तर लेने का, सुन तो लो पूरी बात। चलो लेना देना बराबर करो, आगे चलो। तो इसमें माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैंने पूछा कि भाई डॉक्टर की कमी है तो कैसे विशेषज्ञ डॉक्टर रखे जाएंगे। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 8,431 पद स्वीकृत हैं और 4,426 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद प्रदेश में स्वीकृत हैं अलग से। तो इसमें एक आंसर तो इनका पहले आया था।
अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था उमा शंकर सिंह जी ने, उसमें इन्होंने चिकित्सालयों में 19,011 विशेषज्ञ चिकित्सकों की बात की। अब आया है 8,031, इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। फिर जो भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, हमारे साथी विधायक जी ने बोला कि भाई डॉक्टरों की कमी है या नहीं। पहले सबसे पहले तो यही सवाल बनता है, आप किसी सीएससी पर जाते हैं, पीएससी पर जाते हैं, वहां सबसे पहले सबसे गंभीर जो परेशानी दिक्कत में व्यक्ति होता है सीएससी पीएससी पर पहुंचता बने। और सीएससी पीएससी पर हाल ऐसा है, ना वहां हड्डी का डॉक्टर है, ना वहां गायनी है, ना वहां रेडियोलॉजिस्ट तो पूरी की पूरी जगहों पे ही कहीं नहीं है, वहां नहीं, ना वहां पे सर्जन है, ना वहां पे अन्य कोई ऐसा विशेषज्ञ डॉक्टर है। हम माननीय मंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि आपके मेडिकल कॉलेज और सीएससी पीएससी सहित जिला जो अस्पताल हैं उनमें आपके टोटल पद कितने स्वीकृत हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों के, और उनके सापेक्ष पिछले सालों में आपने कितनी भर्तियां की हैं और कितने पद आपके सृजित किए गए। मैं एक और सवाल करूंगा, 2 सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं अनुपूरक की बात रखेंगे कि सरकार ने पिछले 23-24 में 400 पद निकाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के, एक बार विज्ञापन निकला, दूसरी बार 500 से ज्यादा डॉक्टर्स का निकला। इसमें कितने डॉक्टर्स विशेषज्ञ आप लोगों ने भर्ती किए या कितना को चयन आप लोगों ने किया, ये माननीय मंत्री जी बता दें। दूसरे नंबर पर जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, एक आपका चयन होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, जो लोक सेवा उत्तर प्रदेश आयोग प्रयागराज है, एक तो उससे चयनित करते हैं आप, उनकी तनख्वाह रखते हैं 60 से 70 हजार। एनएचआरएम जो है उससे आप लेते हैं, उससे आपने यहीं पर सदन में खड़े होकर कहा कि हम 5 लाख तक देना चाहते हैं। एक खबर छपी कि भर्ती 70 रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती आपने निकाली, आपका डॉक्टर एक भी नहीं आया। ये मुझे आप बता दें, जब 7.5 साल की आपकी सरकार बीत चुकी, 10 साल केंद्र की सरकार को हो गए, और आप ये रोना रोज रोते रहो कि हमारे डॉक्टर आए नहीं, हमने ऐसी भर्ती निकाल दी, हमने वैसी भर्ती निकाल दी, हम ऐसे कह रहे हैं, हम 5 लाख की तनख्वाह देने के लिए कह रहे हैं। मैं मेरठ का बता रहा हूं, मेरठ मान्यवर, आप एक जिले का नहीं बताओ, प्रश्न बताओ। हाँ, स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं मान्यवर, मेरठ की व्यवस्था के बारे में पूछना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ मेरठ में रेफर सेंटर है, मेरठ मेडिकल कॉलेज। उस मेडिकल कॉलेज में आसपास के सारे जिलों के मरीज रेफर होकर पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं मान्यवर, वो ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है कि वो रेफर कर देते हैं हायर सेंटर, और उससे हायर सेंटर सिर्फ दिल्ली में है, इससे नीचे का नहीं है। और यहां तक की इतनी बुरी स्थिति है जिसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी परमिशन से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, और मिलने के बाद में मैंने अपने सीएससी फलावदा का जिक्र किया कि सीएससी को चले हुए 4 साल हो गए, वहां पर गायनी तक नहीं है। माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया, प्रश्न करोगे मैं मिला कि नहीं मिला, माननीय मंत्री जी ने आदेशित कर दिया, आज तक आपके कहने पे वहां पर एक डॉक्टर सीएमओ ने वहां पर नियुक्ति किया, तो हम कैसे जानेंगे कि मंत्री जी आपका इकबाल बुलंद है? आपका इकबाल मुझे लग रहा है या तो दिल्ली पहुंच गया या प्रधान, आप प्रश्न पे आइए सीधा प्लीज। मैं पूछना चाहता हूँ साफ स्पष्ट, जो आपने सीधा प्रश्न करिए, निकाला, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं, सीधा प्रश्न करिए, सवाल पूछ रहा हूं, सीधा आप स्पष्ट बता दीजिए कि आपने पिछले सालों में जब से आप मंत्री बने स्वास्थ्य विभाग के, कितने विज्ञापन निकाले विशेषज्ञ डॉक्टरों के, और उनके सापेक्ष आपने कितने डॉक्टरों की भर्ती की? दूसरा, आप जिस तरह एनएचआरएम के माध्यम से 56 है, प्रदेश में हमारे पास नियमित जो कार्यरत चिकित्सक है वो 11,123 है। पुनर्नियोजन के माध्यम से, क्योंकि चिकित्सकों की कमी है, तो जो रिटायर हो जा रहे हैं उनको हम पुनः सेवा में ले रहे हैं। ऐसे 347 चिकित्सकों को हमने पुनर्नियोजन से भर्ती किया है। वॉक इन इंटरव्यू से हमने 496 चिकित्सकों को भर्ती किया है। इसके अलावा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अभी जो तत्काल हमने नियुक्त किया है वैसे 404 चिकित्सक हैं। एनएचएम के माध्यम से कार्यरत चिकित्सकों की कुल संख्या 2,299 है। अध्यक्ष जी, प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल स्वीकृत पद 8,431 है। जिला चिकित्सालयों में स्वीकृत विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल पदों की संख्या 4,426 है। जिला चिकित्सालयों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या 2,123 है। पुनर्नियोजन के माध्यम से 226 है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 187 है। एनएचएम के माध्यम से 383 है।
इस प्रकार कुल विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे पास 2919 है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञता से जो जनपद स्तर पर जो मानक है, हर हमारे पास जो प्रसूत रोग सहायक अध्यक्ष जी 1167 है, निश्चेतक हमारे पास 1428 है, बाल रोग चिकित्सक हमारे पास 1529 है, रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास 150 है, पैथोलॉजिस्ट 175 है, जर्नल सर्जन 1427 है, जर्नल फिजिशियन 1387 है, नेत्र रोग विशेषज्ञ 175 है, हड्डी रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालयों में 244 है, कान नाक गला विशेषज्ञ 175 है, त्वचा रोग विशेषज्ञ जिला स्तरीय अस्पतालों में टेली रेडियोलॉजी है तो 145 है, मनोरोग विशेषज्ञ में ये बताइए अब आपको क्या दिक्कत है? 129 है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट 75 है, फोरेंसिक जो पोस्टमार्टम के लिए है 150 है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट 75 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं। नहीं, यही जवाब है इसमें। देखिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी और एक सेकंड, आप बैठिए, एक सेकंड बैठिए, मेरा निवेदन है, एक सेकंड, एक मिनट। माननीय उत्तर प्रधान जी, जो आपने पूछा वही उन्होंने बताया। एक सेकंड, मैं आपका प्रश्न पढ़ रहा हूं। आपका प्रश्न ये है कि डॉक्टर जिला मुख्यालय की स्थिति में कितने कितने डॉक्टर हैं और कितने, आपने जो पूछा वही है बता रहे हैं। आपने यही पूछा प्रश्न में कि कितने, नहीं अनुपूरक, ये जो डॉक्टर अनुपूरक में भी आपने यही पूछा कि कितने डॉक्टर्स हैं और कितने डॉक्टर्स नहीं हैं, आपने यही पूछा। वो बता दिया ना उन्होंने। आपने कितने विज्ञापन निकाले विशेषज्ञ डॉक्टर? अभी उसकी सूचना तो नहीं है, सूचना तो है, बता रहे जो आपने पूछा बता रहे ना। विज्ञापन निकाला, उनमें से कितने माननीय मुख्यमंत्री आपको सूचना बता। मैं बता दूं सर, 12 हैं, 12 कुल। अरे वो आपने बता दो, बता रहे। ओम प्रकाश जी आपका हाथ खड़ा कर रहे हो, आपने डॉक्टरी का क्या मतलब? भर्ती के स्रोतों के बारे में अतुल जी ने पूछा था, मैंने दुर्गा जी को सब मालूम है। भर्ती के स्रोतों के बारे में पूछा है, मैं बता रहा हूं। आपने पिछले अपने कार्यकाल में कितने विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती निकाली, उनका विज्ञापन मैं स्पेसिफिक वही बता रहे, उसके साथ वही बता रहे डॉक्टर आए, बस ये बता दो आप, वही बता रहे हम। और बाकी अध्यक्ष जी, ये सर्वविदित है कि 2017 से पहले प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम थी। नहीं अतुल जी सुन लीजिए पूरी बात को, अरे भाई सुन तो लीजिए। अध्यक्ष जी सुनना नहीं चाहते, अरे सुनो तो सुनना नहीं चाहते, बताएंगे कैसे? अरे वही बता रहे, सुन तो लीजिए, बैठो प्रधान, सुन तो लीजिए। अरे बैठो, गुस्सा नहीं, अरे गुस्से से बीपी बढ़ेगा, एक और डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, बैठो। अरे बैठो। अध्यक्ष जी, ये सर्वविदित है कि पूरे देश में चिकित्सकों की संख्या की कमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज इसीलिए खोलने पर काम किया है। अरे सुनो, और एक चिकित्सक बनने में एमबीबीएस को 5.5 साल और एमडीएमएस को 8 साल मिनिमम लगता है। हमारी सरकार नए भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ ग्रोथ इंजन के रूप में पूरे देश में उभर करके आ रहा है। और अगर वो सही कह रहे हैं, डॉक्टर 8 साल बनेगा तब भर्ती होगा, नहीं बनेगा तो भर्ती कहां से कर देंगे? अरे आज जो 8 साल से 3 साल में थोड़ी डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर को अपना टाइम लेगा बनने के लिए, पूरी पढ़ाई करेगा। डॉक्टरों के कितने विज्ञापन निकाले जब से आप मंत्री हैं? और चुनौतियों से जूझने के लिए विज्ञापन निकला, अरे वही बता रहे बस। इन्हीं चुनौतियों से जूझने के लिए आप सुनो, रिवर्स बिडिंग पहली बार उत्तर प्रदेश में पूरे देश में शुरू हुई। उसमें ये सारा जवाब आ गया। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से हमने भर्ती किया। अरे जब उन्होंने पूरा ओपन कर दिया है कि जितने मर्जी डॉक्टर आए तो उसमें सीधी भर्ती हो रही है अध्यक्ष L2 लेवल पर जवाब आया, भर्ती कर रहे हैं हम लोग। और उम्र सीमा 62 से 65 पहली बार हम लोगों ने की है, केवल इन्हीं की समस्याओं को दूर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि नए मेडिकल कॉलेज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम तेजी के साथ आगे बढ़े। नहीं देखिए, मैं आपकी तरफ देख के बता रहा हूं, सिर्फ मेरा आपकी तरफ दिखा है।
जिस समय माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम लोगों ने एकदम ओपन कर दिया कि जो भी डॉक्टर्स आते हैं हम रिवर्स बिडिंग, मेरी सुन लीजिए, आपने बिना सुने हुए, रिवर्स बिडिंग के आधार के ऊपर भी जितने भी डॉक्टर्स आए, हमारे पास जितनी वैकेंसीज हैं उसके ऊपर भी जो आएंगे डॉक्टर तो तभी भर्ती होंगे ना। जैसे देश में उन्होंने बताया कि पूरा डॉक्टर पढ़ने में, जिस समय क्वालिफाई करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन होने में या डीएम बनने में टाइम लगता है, तो जो डॉक्टर्स आएंगे उनकी भर्ती के लिए ओपन है। जितने भी डॉक्टर्स उपलब्ध है सारे लिए जा रहे हैं, उसमें कोई बंदिश नहीं दिखाई जा रही, किसी डॉक्टर को मना किया जा रहा हो। इसीलिए जितने भी डॉक्टर्स लिए जाएंगे उन सबको भर्ती किया जाएगा। प्रश्न संख्या 3 श्री राम सिंह पटेल, नहीं वो नहीं, उससे ज्यादा टाइम नहीं है ना। राम सिंह पटेल है? नहीं है। प्रश्न संख्या 4, नो, आपका आ गया, थैंक यू। प्रश्न संख्या 7 श्री अनिल प्रधान, अनिल उसको बिठा दो बगल वाले को। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये जो देखिए अनिल जी, आप भी सुन लीजिए और बाकी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा दवा के लेने के लिए जाना है। जो भी है, जो आप प्रश्न करेंगे माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, उसके बाद एक बार आपको अनुपूरक करने का अवसर मिलेगा। अपना स्पेसिफिक प्रश्न के ऊपर रहिएगा और आप अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो नेता प्रतिपक्ष अगर कोई बात पूछना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष का हमेशा अधिकार है, वो पूछेंगे। श्री अनिल प्रधान को अवसर मिलेगा, श्री ओमेश जी को और डॉक्टर संग्राम सिंह जी को एक प्रश्न करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार। हम सभी आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अनुपूरक पूछने का मौका मिला है, मैं जिस जनपद से बिलोंग करता हूं, मैं माननीय मंत्री जी की बातें भी सुन रहा था। जनपद चित्रकूट, जहां से की जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है, मेरा चित्रकूट जिला आकांक्षी जिला है और उत्तर प्रदेश के 8 जिले आकांक्षी जिले के श्रेणी में है। मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, माननीय डिप्टी सीएम साहब भी बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि उस पिछड़े जिले में हमारे जिला अस्पताल, जो संयुक्त जिला अस्पताल, उसकी हालत कितनी खराब है। इतनी स्थिति दयनीय है कि सर 3 महीने से वहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। ट्यूबवेलों के, पेयजल के टैंकरों के माध्यम से पानी दिलाया जा रहा है। आपने डायलिसिस वार्ड की बात की, अभी पानी की कमी के कारण, हाँ सवाल पे ही आ रहे हैं, अरे तेज बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, सुनने की भी आदत है। माननीय सदस्य अपना सवाल रखें। तेज बोलने से झूठ सच हो जाएगा। अनिल जी सवाल कर रहे हैं, सवाल कुछ नया पिलाइए। हेलो। अगर आप मूल सवाल देखेंगे तो इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे और सीएचसी पे क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में पूछा है, और जो अनुपूरक पूछा है वो इससे कोई संबंध नहीं रखता है। अगर लिख के मुझसे पूछेंगे तो मैं इनको सूचना दिलवा दूंगा। ठीक है। माननीय सदस्य, आपके पास माननीय मंत्री जी इनकी जो सूचनाएं हैं उनको इनके पास पहुंचवा दीजिएगा। स्वामी ओमेश जी, देखिए आपने अपने संबंधित प्रश्न से हटकर जो जानकारी चाहिए है वो आप तक पहुंच जाएगी। चिकित्सा उपकरणों के संदर्भ में सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, आप पूरे प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जिन पर जो उपकरण, चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध नहीं है, जहां पर जो आकांक्षी जिले, कमजोर जिले हैं, उन पर पूरी चिकित्सीय व्यवस्था कराने का काम आप करेंगे? अगर करेंगे तो कब तक करेंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय संस्थापक महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताऊंगा, प्रदेश के 958 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगभग 128 प्रकार के उपकरण जो है स्वीकृत किया जा चुके हैं और लग भी रहे हैं। इसके अलावा 68 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां पर हमारे अल्ट्रासाउंड मशीनें भी उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में
प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कुल 81 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।